आपका स्वागत है। मैं आज फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि अधिकार क्या है। तो वे अधिकार जो मानव जीवन के लिए मौलिक तथा आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी कि हमें अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, यह मौलिक अधिकार कितने बार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्रकार के हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त 7 मौलिक अधिकार थे और एक संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार हम देखते हैं तो वो है समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के दायरे में या कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कोई पैसे वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके लिए कानून एक बराबर है। कानून का सब उपयोग कर सकते हैं। अगला है 15वां अनुच्छेद, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना गलत है, उसका अर्थ। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी छोटी जाति के हैं तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी ऐसे स्थान से आते हैं जो नीचे कहलाया जाता है या गंदी जगह कहलाई जाती है, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, और अगला 16वां है सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है कि जब भी कभी सरकारी वैकेंसी या सरकारी नौकरी या काम के अवसर आते हैं तो उस पर जो है सभी के लिए समान अवसर है। जो भी 18 साल का व्यक्ति है अपनी योग्यता के अनुसार वो आवेदन कर सकता है, उसको आवेदन करने के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। प्राचीन काल में अस्पृश्यता चली आ रही थी, उसको जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया तो उसमें इस बात का विशेष प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, यानी कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए, और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि पहले राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे तो वो सब उपाधियाँ खत्म हो गई। अब केवल आपको बीए की डिग्री मिलेगी, एमए की डिग्री मिलेगी, पीएचडी की डिग्री मिलेगी, इसके अलावा आपके लिए कोई डिग्री नहीं मिलेगी। और विदेश से अगर आप कोई डिग्री प्राप्त करते हैं तो सरकार की अनुमति आपको आवश्यक होगी। अगला संविधान पे जो है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो हम अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं पहले। तो अनुच्छेद 19(1) इसमें 6 प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रावधान है, तो पहले हम पढ़ेंगे 19(1). 19(1) कहता है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, भाषण देने की आज़ादी है। ठीक, अपने बारे में कुछ कहने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ नहीं कह सकते। 19(2) कहता है शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन, यानी कि शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन आप जो है वह सभा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कहीं भी सभा अपनी कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अब आता है 19(3). 19(3) कहता है संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई संस्था बनाना चाहते हैं, कोई आप समुदाय बनाना चाहते हैं, तो आप अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत बना सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 4। 19(4). तो 19(4) ये कहता है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कहीं आप जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक, अब अगला है 19(5). 19(5) ये कहता है कि आपको निवास की स्वतंत्रता है।
आप चाहे दिल्ली में रहें, आप चाहे कलकत्ता में रहें, आप चाहे बरेली में रहें, आप चाहे उत्तराखंड में रहें, तो आपको कोई भी कहीं रहने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक। अब अगला पॉइंट है 19.6। 19.6 ये कहता है कि आजीविका उपार्जन की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा लोग कार्य करते हैं, और आपने भी लॉकडाउन में देखा होगा कि लोग दिल्ली से, बनारस से, कहीं कहीं से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनका कार्य बंद हो गया था, तो वो कार्य करने के लिए जाते थे। तो कार्य करने की स्वतंत्रता सभी के लिए है। कोई भी अपनी आजीविका रोटी के लिए कहीं भी कार्य को करने को जा सकता है। ये अनुच्छेद 19.6 के अंतर्गत है। अभी तक हमने 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 और 19.6 तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि का संरक्षण। यानी कि आपको, अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो आपको ये अधिकार है कि आप उस पर अपना बचाव पक्ष रख सकते हैं। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपका पक्ष नहीं सुना जाएगा। तो दो सिद्धि का आपके लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है 21A। पहले आएगा 21, फिर 21A आएगा। तो 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि आपके प्राणों की रक्षा करना भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपको कोई मार नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसे उम्र कैद हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता हमें मौलिक रूप से मिली हुई है संविधान के द्वारा। तो हमारे प्राणों की रक्षा, हमारे शारीरिक कष्ट जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित है। अब उसके अंदर आता है 21A। तो 21 ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। अब अगला आता है 22। तो 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विषय में संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है, क्या करता है? गिरफ्तार करता है, तो आप इस गिरफ्तारी के पक्ष में, विपक्ष में आप जो है अदालत को जा सकते हैं। अदालत आपकी पूरी तरीके से बात सुनेगा और आपको संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये जो है हमने आपको पहला बताया समता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगला अधिकार बताएंगे आपको। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध जो 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है मानव बलात्श्रम प्रतिषेध। यानी कि आप किसी से कोई भी मजदूरी करा करके, ऐसा नहीं है कि आप उसको पैसा नहीं देंगे या उस मजदूर को बंधुआ मजदूर बना लेंगे। ठीक। तो ये सब सरकार ने, संविधान ने गैर कानूनी घोषित कर रखा है। अगला है पॉइंट अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालकों से, 14 वर्ष तक की आयु के बालकों से कोई भी कार्य नहीं लिया जा सकता है। ना ही किसी फैक्ट्री के अंदर, ना ही किसी दुकान के अंदर। केवल उसको शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। आप उससे जो है कार्य नहीं ले सकते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से, जैसे आपने देखा कि दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, तो हर किसी को अपने अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके प्रबंध की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी है। आपसे कोई इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। अगला पॉइंट है 27 धार्मिक कर प्रतिषेध। यानी कि संविधानीय अधिकार देता है कि आपसे कोई भी धार्मिक टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह होते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, उसी प्रकार से आपसे धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा और उपासना की आपको स्वतंत्रता है। यानी कि आप धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, उसकी आपको कोई आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो संस्थाएं
सरकार से अनुदान लेती हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती हैं। ठीक। अब आता है आपका मौलिक अधिकार 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 है। तो इसमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण है कि वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार करें, शिक्षा संस्थाओं को चलाएं, ठीक, और उनसे उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में अल्पसंख्यकों को अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग में जिसमें जो है आपके ईसाई, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, मुस्लिम आते हैं, तो उनको अपनी अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार है और ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि छठा अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये आपका मौलिक अधिकार है। ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला अधिकार है मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण उपचार है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32(1) में ये कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बात कह सके कि मुझे ये गलत पकड़ा गया है और मेरा उससे वो करा जाए, सुरक्षा प्रदान करी जाए। दूसरा है परमादेश। दूसरा जो है अनुच्छेद 32(2) है परमादेश। इसके अंतर नागरिकों को वैधानिक कर्तव्य पालन हेतु आदेश दिया जाता है। यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको मतलब आदेश ये दिया जा सकता है कि आप अपने कार्य को सही प्रकार से करें। ठीक। तीसरा पॉइंट है प्रतिषेध। प्रतिषेध ये है कि अधीनस्थ न्यायालय जो है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कार्य करने से रोक देती है कि आप इस कार्य को ना करें, इस कार्य को आप ना करें, ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला है उत्प्रेक्षण। 32(4) में आता है उत्प्रेक्षण। तो अधीनस्थ न्यायालय से ये कहा जाता है कि आप ये केस की सुनवाई अपने यहाँ नहीं करेंगे, इस केस को आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिएगा। तो ये उत्प्रेक्षण के अंतर्गत आता है। और फिर अगला है 32(5) के अंतर्गत अधिकार प्रश्चा। अधिकार प्रश्चा, इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक संस्थाओं में जो अधिकारी वर्ग कार्यरत करते हैं तो वो अवैधानिक रूप से हस्तगत कर लेते हैं किसी पद को या किसी कार्य को। ये सोचते हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो अधिकार प्रश्न में आता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये आपके 6 मौलिक अधिकार हो गए जो मैंने आपको विस्तार से समझाए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको भली प्रकार से याद हो जाएगा और मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट। अगला चैप्टर अगला पार्ट जो है इसी के अंदर नेक्स्ट बिंदु है वो देखते हैं। सिविक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 है और उसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। अभी मैंने आपको विस्तार से मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के लिए निर्देश है। किसके लिए निर्देश है? सरकार के लिए। अब प्रोफेसर M.B. पायली ने कहा था, प्रोफेसर M.B. पायली ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर यह मालूम पड़ता है कि सरकार जनता के लिए कितने भलाई के कार्य कर रही है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में कितने प्रकार रखे गए हैं। तो पहला प्रकार रखा गया है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से
अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें 36 में परिभाषा है और अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि देश के शासन का मूल आधार है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो देश के शासन का मूल आधार है। निश्चित ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, अब मैं आपको बताता हूं। पहला सिद्धांत है आर्थिक सुरक्षा संबंधित तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधित तत्व अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी और सामाजिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए, यानी कि समाज की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए आपको ये व्यवस्था लागू करनी है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के अनुकरणीय तत्व हैं उन्हें लागू करना। राज्य के जो अच्छे अच्छे कार्य हैं जनता की भलाई के लिए उनको लागू करना। और 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सभी के लिए समान न्याय मिलना चाहिए और जो गरीब तत्व हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपके लिए कानून कानून अदालत जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, यानी कि वकील मिलेगा, सरकारी वकील जिसे कहते हैं। अगला है 40, ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण आता है, कई बार सवालों में आता है कि अनुच्छेद 40 क्या है, तो ये ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में प्रावधान किया गया है। एक अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा और रोजगार पाने का अधिकार होगा सभी के लिए। सभी नागरिकों के लिए उनको काम पाने का अधिकार होगा, उनको शिक्षा पाने का अधिकार होगा और उनको रोजगार पाने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत एवं प्रसूति अवकाश, यानी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तथा यदि महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रसूति अवकाश भी सरकार की तरफ से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको प्रसूति अवकाश ना मिले। अगला आता है 43, कर्मकारों को मजदूरी, यानी कि जो भी कार्य करता है तो वो मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई मजदूर कार्य करता है और उसको पैसा नहीं मिलता है तो सरकार का ये निर्देश है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने उसको पैसा या मजदूरी क्यों नहीं दी। 39 ये कहता है कि उद्योगों में जो प्रबंध होता है, जो उद्योग होते हैं उसमें मैनेजमेंट होता है, तो उसमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। किनकी? मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अब आता है नंबर 2, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, तो वो आता है 44, नागरिकों को समान सिविल संहिता। भारत के सभी नागरिक जो है वो समान कहलाए जाएंगे, उनके लिए समान कानून लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है तो बड़े के लिए अच्छे कानून होंगे और छोटे के लिए गलत कानून होंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान कार्य, समान सिविल संहिता होगी, सबके लिए कानून एक बराबर होगा। और अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अब आता है नंबर 3, शासन संबंधी सुधार। तो अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों को शिक्षा अर्थ की व्यवस्था, यानी कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं या दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और साथ साथ उनको रोजगार के भी अवसर प्रदान करने चाहिए। 47 कहता है पोषाहार जीवन का स्तर, यानी कि जैसे आपने देखा होगा मिड डे मील मिलता है या और बच्चों को खाना वाना मिलता है, तो ये पोषाहार तत्व भी नागरिकों को मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। और 48 कहता है अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन का विकास करना चाहिए, नागरिकों के कृषि संबंधित अधिकार और उनका प्रावधान करना चाहिए। और 48 ये कहता है पर्यावरण और वन्य जीवों की भी सुरक्षा का प्रावधान सरकार के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वन काटे जा रहे हैं और भारत से या पृथ्वी से जो है वनों का विनाश हो जाए।
तो उसकी भी सुरक्षा करना आवश्यक है। अब आता है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व आपने देखा होगा कि स्मारक होते हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, तो इन स्मारकों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका दायित्व सरकार का नहीं होगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देश तत्व जो सरकार के लिए निर्देश हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इन तत्वों के लिए समझ गए होंगे और मैं अनुच्छेद के आपको याद करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान के अधिकार में मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ मूल कर्तव्यों के बारे में। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इस प्रकार जो है कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए पहले मूल कर्तव्य की ओर हम देखते हैं। संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं का आदर करें। यानी कि जिस प्रकार हमारे कभी कहीं राष्ट्रध्वज होता है तो हम लोगों को शांत खड़े जाते हैं और सैल्यूट मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारा एक कर्तव्य है कि अगर हमारे देश का कहीं गान चल रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है और ध्वज लहरा रहा है या कोई राष्ट्रीय आदर्श है तो हम उनका सम्मान करें। नंबर 2 है राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं, जैसे भारत माता की जय। तो ये हमारे मन में है, हमारे हृदय में बसा हुआ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये आदर्श हमारे मन में, हृदय में बैठे हुए हैं। ठीक, अगला है भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो भारत की एकता को खतरा पैदा करे या उसके अखंड होने का कारण बने। तो और हमें उसके लिए हमेशा उसकी भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, उसकी एकता विखंडित ना हो। चौथा है देश की रक्षा करें। हमारा एक फर्ज बनता है, हमारा एक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान होने पर हम राष्ट्र की सेवा करें। अगर हमें जैसे किसी देश से कोई हमारे देश का आक्रमण करता है और सरकार कहती है कि हमें नौजवानों की आवश्यकता है, आइए सेना में भर्ती होइए, तो हम अपने देश की रक्षा के लिए जान लगा देंगे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा है भारत के सभी लोगों को में समरसता, समरसता और समान भारत की भावना का निर्माण करना। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपसी मनमुटाव हो। हमें एक रहना चाहिए। हमें एकता में बल है, एकता में बल है। हमें कोई कार्य करना चाहिए तो उसको मिलजुल करके करना चाहिए, ना कि कटु संबंधों के आधार पे। छठा है गौरवशाली परंपरा व मिली जुली संस्कृति का महत्व समझें। जो हमें गौरवशाली परंपरा मिली है, संस्कृति मिली है, उसका हम महत्व समझें। भारत प्राचीन काल से ही कितने कितने पर्व त्योहार मनाता चला आ रहा है और सब लोग मिलजुल करके उस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। ठीक है, सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य जीव, झील, नदी, वन की रक्षा करें। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरणों की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी ज्ञानवर्धन सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। यानी कि हमें ये सोचना चाहिए हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़े, हम उसमें कैसे अपने ज्ञान अर्जन करें, हम अपने देश की तरक्की में क्या योगदान कर सकते हैं। तो ये हमारा भी मूल कर्तव्य है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये है, जैसे हम ताजमहल देखते हैं तो ऐसा नहीं कि हम ताजमहल पे ईंट मारे जा करके, हम कुतुब मीनार देखने गए तो कुतुब मीनार की ईंटें लेकर के आए, ऐसा नहीं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति है उसको कोई नुकसान पहुंचे। अगला है व्यक्तिगत, 10वां, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े। यानी कि चाहे हम व्यक्तिगत, चाहे हम सामाजिक रूप से अपना भला करें, अपने साथियों का भला करें, ये सोचिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, सामूहिक रूप से हम चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। ठीक है। और जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को और बालिकाओं को शिक्षा की व्यवस्था करना अभिभावकों का परम कर्तव्य होगा। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे अशिक्षित रहें। तो ये भारतीय संविधान में प्राप्त मौलिक कर्तव्य हैं। तो आज हमने देखा कि मूल कर्तव्य क्या है, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या थे और मौलिक अधिकार क्या हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने ये चैप्टर भले प्रकार से पढ़ लिया होगा और मैं चाहता हूँ कि अब आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।